गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए नेक्स्ट लेक्चर देखिए। यहाँ पे हम पढ़ेंगे सिंक्रोनस मशीन के लिए सीक्वेंस इम्पीडेंस और सीक्वेंस नेटवर्क क्या बनता है। नेक्स्ट अभी हम वो देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, सीक्वेंस इम्पीडेंस और सीक्वेंस नेटवर्क देखा था ट्रांसमिशन लाइन के लिए। अभी हमें पढ़ना है सिंक्रोनस मशीन के लिए सीक्वेंस इम्पीडेंस क्या होता है और सीक्वेंस नेटवर्क क्या रहता है। ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सिंक्रोनस मशीन के लिए सीक्वेंस इम्पीडेंस और सीक्वेंस नेटवर्क जानने से पहले, पढ़ने से पहले आपको एक आध चीज़ें बिफोर हैंड पता होनी चाहिए। वो बिफोर हैंड नॉलेज क्या चाहिए आपको ये टॉपिक पढ़ने से पहले? सबसे पहले उस पर कंसंट्रेट कीजिए। देखिए अभी हम पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, कंप्लीट चैप्टर पढ़ रहे हैं। सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स क्यों पढ़ रहे हैं पहले भी डिस्कस किया है। मेन कंसर्न है हमारा अनबैलेंस्ड फॉल्ट्स कैलकुलेट करना एक पावर सिस्टम में। वो कैलकुलेट कैसे करते हैं अनबैलेंस्ड फॉल्ट कैलकुलेट से? क्या मतलब? कैलकुलेट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कभी भी वर्ड सुने आप इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट से तो कैलकुलेट यही तीन चीज़ें करनी होती हैं। तो अनबैलेंस्ड फॉल्ट्स कभी पावर सिस्टम में है और आपको वो फॉल्ट्स में कैलकुलेशंस करनी हो, ये तीन चीज़ें निकालनी हो, तो उसके लिए हमें सबसे पहले सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स चैप्टर आना चाहिए। तो उसी के लिए हम यहाँ पे ये सब पढ़ रहे हैं। तो हम जो भी फॉल्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में एक पावर सिस्टम में जो आ सकते हैं, दोज ऑल फॉल्ट्स विल बी आउटसाइड जनरेटर। ठीक है, जितने भी अनबैलेंस्ड फॉल्ट्स हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में एक पावर सिस्टम के अंदर, वो सारे के सारे फॉल्ट्स आपके कहाँ होंगे? आउटसाइड जनरेटर। ये आ गया आपका एक कंप्लीट पावर सिस्टम कंपोज ऑफ जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसमिशन लाइन एंड लोड। मोटर लोड आ गया और लाइटिंग लोड आ गया। इंडिविजुअली ये क्या है? डिवाइसेस हैं। जनरेटर भी एक डिवाइस है, ट्रांसफॉर्मर भी, ट्रांसमिशन लाइन भी, मोटर भी, लाइटिंग लोड भी। और ये सारे डिवाइसेस एक साथ अगर कनेक्ट हो जाएं तो इस पूरे कंप्लीट सेट को हम क्या कहते हैं? पावर सिस्टम। अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में जितने भी अनबैलेंस्ड फॉल्ट्स पढ़ेंगे वो हम सारे पढ़ेंगे फॉर द केस कि आपका जो फॉल्ट आया है वो आउटसाइड ये जनरेटर आया है, नॉट इनसाइड। ठीक है, आउटसाइड जनरेटर के लिए हम सारे फॉल्ट्स पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो अगर फॉल्ट्स आउटसाइड जनरेटर होंगे तो अभी इंपॉर्टेंट डिस्कशन शुरू होगी। तो अगर फॉल्ट्स सारे के सारे आउटसाइड द जनरेटर होंगे तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन क्या बन जाएगी आपकी समझने वाली? अगर सारे फॉल्ट्स आउटसाइड जनरेटर होंगे तो आपका जो जनरेटर में वोल्टेज इंड्यूस हो रही होगी ए बी और ए सी, वो क्या होगा? बैलेंस्ड नेचर का। जनरेटेड EMF is given as 4.44 F phi and BH टर्न पर फेस एंड वाइंडिंग फैक्टर। इसी एक्सप्रेशन से हम आपका इंड्यूस EMF का एक्सप्रेशन देते हैं। अगर फॉल्ट आउटसाइड द जनरेटर होगा तो आपका EA विल बी इक्वल टू EB ये तीनों वोल्टेजेस मैग्नीट्यूड में बराबर होंगी और 120 डिग्री अपार्ट होंगी। ठीक है, फॉल्ट आया है आपका जनरेटर के बाहर तो आपका इंड्यूस EMF क्या रहेगा? बैलेंस्ड। दैट मीन्स induced EMFs will always be of balanced nature। ठीक है, आपके जनरेटर में जो वोल्टेजेस इंड्यूस हो रही दैट विल बी ऑफ बैलेंस्ड नेचर। दैट मीन्स विच मीन्स योर induced EMF AG will have only positive sequence component in it। बैलेंस वोल्टेज हो, बैलेंस करंट हो तो उसके अंदर क्या मिलता है हमें? सिर्फ पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट। नेगेटिव सीक्वेंस और जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट की एक बैलेंस वोल्टेज और बैलेंस करंट में कितनी वैल्यू होती है? वैल्यू ऑफ नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट एंड जीरो सीक्वेंस component in induced EMF
विल बी ऑफ 0 वैल्यू। कभी भी कोई आपके पास बैलेंस वोल्टेज या बैलेंस करंट हो तो उसमें आपको क्या मिलता है, सिर्फ पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट। आपके नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट की क्या वैल्यू होती है, एकदम 0। ठीक है, बैलेंस वोल्टेज या बैलेंस करंट में हमेशा पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ही पाया जाता है, नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट की वैल्यू एकदम 0 होती है। तो आपका इंड्यूस ईएमएफ अगर बैलेंस नेचर का है तो आपके इंड्यूस ईएमएफ में हमें क्या मिलेगा, सिर्फ पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट। नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट क्या होगा, एकदम 0। ठीक है, आउटसाइड से जनरेटर फॉल्ट आया है तो आपकी ई बी ई सी की वैल्यू बैलेंस रहेंगी। अभी बात आती है कि अभी हमने डिस्कस किया ए जी विल बी ऑफ बैलेंस नेचर। ये जो अभी डिस्कशन की, यहाँ पे हमने पॉइंट्स कंक्लूड किए हैं, ये लाइंस कि ए जी विल बी ऑफ बैलेंस नेचर। इसी के लिए पूरा लेक्चर है। नेक्स्ट लेक्चर में यही सेंटेंस काम आने वाले हैं, यही बेस बनेगा आपके नेक्स्ट लेक्चर में। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑलवेज ऑफ बैलेंस नेचर, और उसमें सिर्फ पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट मिलता है। नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट की वैल्यू ईजी के अंदर एकदम 0 होती है। इसी एक लाइन को समझाने के लिए ये पूरा लेक्चर डिस्कस हो रहा है, तो इसे याद रखिएगा। तो आगे देखिए, आगे भी कुछ और चीज़ें डिस्कस करते हैं। ईजी जैसे हमने अभी बात की, बैलेंस नेचर क्या रहता है, तो ये भी डिस्कस कर लेते हैं। क्या ईजी कभी अनबैलेंस भी होता है? होता है, बिल्कुल होता है। ईजी भी आपका अनबैलेंस हो सकता है इन केस ऑफ इंटरटर्न फॉल्ट। अगर आपका इंटरटर्न फॉल्ट आ जाता है, ये आपकी वाइंडिंग है, यहाँ पे ये 3 टर्न इस तरह से शॉर्ट सर्किटेड हो गए, तो आपकी ये करंट यहाँ आई, यहाँ से होते हुए 3 टर्न से होने की जगह एक ही टर्न कंसीडर करते हुए यहाँ से बाहर चलेगी। तो अगर आपके इन हेल्दी केस आपके इफेक्टिव टर्न्स से 100 और इन अनहेल्दी केस, इन इंटरटर्न फॉल्ट केस आपके टर्न्स रह गए 97, तो इन दैट केस आपका ई बी ई सी कुड बी ऑफ अनबैलेंस नेचर। अदरवाइज आपका जो इंड्यूस ईएमएफ है वो अनबैलेंस नहीं होता। अनबैलेंस सिर्फ एक ही केस में होगा, अगर फॉल्ट इंटरटर्न फॉल्ट हो, तो वो हमारी कंसिडरेशन है नहीं। नेक्स्ट चैप्टर में हमने जितने भी फॉल्ट्स पढ़ने हैं, दोज ऑल फॉल्ट्स विल बी आउटसाइड योर जनरेटर। तो आपका ई बी ई सी अनबैलेंस इसी केस में हो सकता है अगर इन 4 चीज़ों में से कहीं कुछ गड़बड़ हो, अदरवाइज होगा नहीं। और नेक्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ेंगे अनबैलेंस फॉल्ट्स, उनमें ये 4 चीज़ें हमारी कंसिडरेशन की नहीं होंगी। हमारे अनबैलेंस फॉल्ट्स जितने भी हम कंसीडर करेंगे, दोज ऑल अनबैलेंस फॉल्ट्स विल बी आउटसाइड योर जनरेटर। ठीक है, ईजी कुड बी अनबैलेंस इन केस इन 4 चीज़ों में कहीं गड़बड़ हो। चलिए डिस्कशन को आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। देखिए, अभी हमने बात की ईजी इंड्यूस ईएमएफ आपका क्या होगा, विल ऑलवेज बी ऑफ बैलेंस्ड नेचर। अगर इंड्यूस ईएमएफ एक वोल्टेज है और वो हमेशा बैलेंस्ड वोल्टेज रहेगी, तो ये जो हमने टर्म पढ़ी थी अनबैलेंस्ड वोल्टेज, ये हमने अनबैलेंस वोल्टेज टर्म पढ़ी ही क्यों? ये अनबैलेंस वोल्टेज होता क्या है? अगर ईजी हमेशा ही बैलेंस नेचर क्या होता है, ये अनबैलेंस वोल्टेज टर्म क्यों है और हमने पढ़ी क्यों, इसे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, योर टर्मिनल वोल्टेज एंड टर्मिनल करंट कैन बी unbalanced, not induced EMF in case of fault outside generator। आपकी टर्मिनल वोल्टेज और टर्मिनल करंट अनबैलेंस हो सकती है, इंड्यूस ईएमएफ नहीं अनबैलेंस होंगी। इन केस अगर आपका फॉल्ट आउटसाइड जनरेटर है तो टर्मिनल वोल्टेज एंड टर्मिनल करंट कैन बी अनबैलेंस्ड। ठीक है, अनबैलेंस वोल्टेज हमने टर्म पढ़ी है तो उसका काम भी है। अनबैलेंस वोल्टेजेस कौन सी हो सकती हैं? आपकी टर्मिनल वोल्टेजेस एंड टर्मिनल करंट्स। अभी इसे 2 लाइनों को थोड़ा से अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। ये टर्मिनल वोल्टेजेस, इंड्यूस ईएमएफ, ये 2 चीज़ें हैं क्या?
टर्मिनल वोल्टेज अनबैलेंस हो सकती है, ईजी अनबैलेंस नहीं हो सकती, दोनों टर्म्स हैं क्या, ज़रा आपको वो थोड़ा अच्छे से डिस्क्राइब कर देते हैं। 3 फेज 4 वायर सिस्टम कंसीडर कीजिए। कनेक्टेड टू अ अनबैलेंस्ड लोड। तो यहाँ पे ये टर्मिनल वोल्टेजेस अनबैलेंस कैसे हो सकती हैं, टर्मिनल करंट्स अनबैलेंस कैसे हो सकती हैं, वो आपको डिस्क्राइब करके दिखाते हैं। ये आ गया आपका जनरेटर। कनेक्टेड टू ए अनबैलेंस्ड लोड। थ्री फेज 4 वायर सिस्टम है, न्यूट्रल कुछ मान लेते हैं इस तरह से कनेक्टेड है, और ये अनबैलेंस्ड लोड जो है वो आपका कुछ इस तरह से है। तो अभी इस केस में देखिए आपकी करंट क्या बनेगी, इस फेज में देखिए आपकी करंट क्या बनेगी, 100 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज़ 20 एम्पेयर। आपकी वोल्टेज क्या बनेगी, टर्मिनल वोल्टेज यहाँ पे दैट विल बी इक्वल टू 20 इंटू 4 80 वोल्ट्स। सिमिलरली इस फेज में देखिए आपकी करंट क्या बनेगी, 100 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज़ 10 एम्पेयर। आपकी इंड्यूस वोल्टेज कितनी बन जाएगी यहाँ पे, सॉरी टर्मिनल वोल्टेज क्या बन जाएगी यहाँ पे, 9 इंटू 10 90 वोल्ट्स। अभी यहाँ पर देखिए इस फेज में आपकी टर्मिनल करंट कितनी बन जाएगी, 100 डिवाइडेड बाय 1 ओम आपके सिंक्रोनस जनरेटर का इम्पिडेंस और 19 ओम लोड का दैट इज़ 100 डिवाइडेड बाय 20 इक्वल टू 5 एम्पेयर। तो यहाँ पे आपकी टर्मिनल वोल्टेज क्या बन जाएगी, 5 इंटू 19 85 वोल्ट्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं टर्मिनल वोल्टेजेस कैन बी ऑफ अनबैलेंस नेचर। अनबैलेंस से मतलब मैग्नीट्यूड सेम नहीं है और 120 डिग्री फेज डिफरेंस भी नहीं है। तो टर्मिनल वोल्टेजेस एंड टर्मिनल करंट्स कुड बी ऑफ अनबैलेंस्ड नेचर, ना मैग्नीट्यूड सेम है ना 120 डिग्री का फेज डिफरेंस है, दोनों में से कोई भी एक चीज़ नहीं होगी, उस चीज़ को हम क्या कह देंगे, अनबैलेंस्ड। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारी टर्मिनल वोल्टेजेस और टर्मिनल करंट्स कुड बी ऑफ अनबैलेंस्ड नेचर। तो अनबैलेंस्ड वोल्टेज ये टर्म कहाँ यूज़ होती है, टर्मिनल वोल्टेजेस के लिए। आपका इंड्यूस ईएमएफ है वो बैलेंस नेचर का रहेगा और इसमें सिर्फ पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट में ही पाया जाएगा, नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट आपका क्या होगा, एकदम जीरो इंड्यूस्ड ईएमएफ के केस में।